वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे 9.2 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो गैलीलियो गैली थे और इसेक न्यूटन थे, इन्होंने हमें यहाँ पे मोशन और फोर्स को समझने के लिए डिफरेंट अप्रोच दी थी और हमने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with a constant speed when no force act on them. जब यहाँ पे गैलीलियो गैली ने ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व किया था एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उन्होंने जाना कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल मतलब कोई भी बाहर की फोर्स एक्ट नहीं करती है, ना तो फ्रिक्शन फोर्स ना फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करती है, तो वाला ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब आप कह सकते हो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक टेढ़ा सा रास्ता, देखो कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसके अंदर एक ये मार्बल बॉल है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। इन्होंने ऑब्जर्व किया था जब कोई मार्बल रोल करता है, एक जैसे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, अब इस पे जो मार्बल बॉल है वो यहाँ पे रोल करेगी, तो उन्होंने यहाँ पे जाना कि जब मार्बल कोई भी रोल करता है तो यहाँ पे उसके नीचे तक पहुंचने में जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड, अगर आप कोई भी चीज ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ोगे तो वो बहुत तेजी से नीचे आएगी। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attain a defined velocity by the time. आप अगले चैप्टर में ये भी सीखोगे कि जो मार्बल होता है जब आप उसे फॉल करते हो किसी अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अनबैलेंस फोर्स के साथ जब आप उसे रोल करवाते हो, मतलब आप जब उसे ऊपर से छोड़ देते हो, तो क्या होता है वो अपनी एक डेफिनेट वेलोसिटी को पकड़ लेता है टाइम के साथ, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। Its velocity decrease when it climb up as showing fig 9.5 p। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो। अब यहाँ पे जो 9.5 है, 9.5 कौन सा हुआ, ये वाली, ये फिगर 9.5 है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, क्या होगा जब ये यहाँ पे दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया, एक मार्बल बॉल है। अब ये मार्बल बॉल रोल होते ही बिल्कुल नीचे नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, पर जैसे ही नीचे आएगी और यहाँ पे हमने सामने कुछ इस तरह का रख दिया है ना, कुछ इस तरह की इंक्लाइन रख दी, तो क्या होगा बॉल यहाँ पे दोबारा चढ़ जाएगी ऊपर। तो क्या होगा, बॉल चढ़ते 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 क्या होगा, उसकी वेलोसिटी नीचे गिर जाएगी। मतलब यहाँ तो तेज हो गई, यहाँ पे तो वेलोसिटी तेज हो गई, पर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है। शो अ मार्बल रीजन ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनल प्लेन इंक्लाइंस ऑन बोथ साइड्स। पर ऐसा जब भी हो पाएगा कि बॉल यहाँ से आई और इतनी हाइट इसने कवर कर ली जितनी हाइट इसने यहाँ पे कवर करी थी, जितनी हाइट से ये आ रही थी उतनी हाइट पे ये यहाँ पे चढ़ गई। ऐसा जब भी हो पाएगा जब इन दोनों के जो ये इंक्लाइंस हैं ये बिल्कुल सेम होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन अ मार्बल बॉल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, जो गैलीलियो है उन्होंने आर्ग्यूड किया जो वो मार्बल बॉल है वो लेफ्ट साइड वाली है ना, लेफ्ट साइड से वो रिलीज होगी, जो वो लेफ्ट साइड से आएगी इट विल रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड। वो क्या होगी, रोल होती आएगी। देखो जैसे लेफ्ट साइड है, अभी लेफ्ट साइड से बॉल आ रही है तो क्या होगी, ये रोल होती भी आएगी है ना, और रिलीज हो जाएगी उसी हाइट पे जिस हाइट से वो आई है, जो कि मैंने आपको बताया। मान लो इतनी हाइट है यहाँ पे, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर पे दोबारा चढ़ जाएगी, उतनी हाइट को ये कवर कर लेगी। If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it cover with rolling down। पर जो दोनों की इंक्लिनेशन है प्लेन्स के, मतलब जो ये प्लेन है इनकी जो इंक्लिनेशन है ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, जब ये जो बॉल है वो यहाँ से आएगी और उतनी हाइट को यहाँ पर कवर कर लेगी, ठीक है। ये चीज उन्होंने यहाँ पे हमें लिखी हुई है। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, पर अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि मान लो जैसे कि आपका जो ये था, अब यहाँ पे ये वाली चीज मैंने आपको यहाँ पे बना दी, अब इसके अंदर तो ये बिल्कुल सेम है और यहाँ पे हमने ये चीज बना दी है ना, अब यहाँ पे और यहाँ पे तो बिल्कुल सेम हो गया, इसका ये वाला इंक्लिनेशन और ये वाला बिल्कुल सेम है। पर अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, मतलब इसका ये वाला और ये वाला चेंज हो जाता है, तो क्या होगा,
जब बॉल यहाँ से छूटेगी तो वो बॉल कहाँ तक जाएगी। अब ये चीज हमें यहाँ पे गैलीलियो ने आगे बताई है। वाली कंडीशन में हमें गैलीलियो ने बताया है कि जो बॉल जब वहां पे निकलेगी, जैसे ही बॉल यहाँ पे लेफ्ट साइड से रिलीज होगी तो क्या होगा, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन व ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर जो राइट साइड का जो प्लेन है वो डिक्रीज भी हो गया तो क्या होगा, जो मार्बल बॉल है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी जितना डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट, जितना डिस्टेंस उसने अपनी हॉरिजॉन्टल हाइट पे कवर किया था उतना ही डिस्टेंस वो वहां पे भी रीच कर लेगी। इफ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, that is the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वाले डायग्राम से हमें ये समझ में आता है अगर हम ये बिल्कुल सेम होंगे तो बॉल यहाँ से रिलीज होगी और इतनी हाइट कवर कर लेगी, पर अगर ग्रेजुअली अगर ये वाली जो लाइन है ये डिक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो इसकी इंक्लिनेशन जो है वो बदल जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जितनी बॉल यहाँ से आई अब ये उतना ही हाइट कवर कर लेगी जितनी हाइट इसने कवर करी थी, और ऐसे ही इस वाली लाइन में होगा। तो जितनी जितनी लाइन ग्रेजुअल होती जाएगी उतना उतना ये वाली बॉल डिस्टेंस कवर करती जाएगी। पर अगर मान लो जो ये नीचे वाली अब ये यहाँ पे आई, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे, अगर ये बिल्कुल रास्ते बिल्कुल सीधा हो जाए तो क्या होगा, इसके अंदर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, अगर बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो, ना तो फ्रिक्शनल फोर्स, ना ग्रेविटेशनल फोर्स और ना ही कोई और सी फोर्स, तो क्या होगा, जो बॉल है वो हमेशा हमेशा बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए, है ना। पर हमने इतने सारी चीज़ें पढ़ी कि जो बॉल है यहाँ से आएगी और फिर इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी, यहाँ से आएगी फिर यहाँ तक आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे ये हमेशा हमेशा चलती रहेगी अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। पर ये चीज़ क्या है ना, ये असलियत में नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, ये एक तरीके ना आइडियल कंडीशन है आप कह सकते हो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी चीज़ के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग रही हो, है ना, ये एक तरह की इम्पॉसिबल चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन मार्बल इन दिस केस आर जीरो if they suggest that an unbalanced force is required to change the motion of the marble but not net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। उन्होंने लिखा है कि हमें सजेस्ट करता है कि जो अनबैलेंस फोर्स है, मतलब अनबैलेंस फोर्स क्या हुई, एक तरह की एक्सटर्नल फोर्स हो गई, तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है इसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मार्बल के मोशन को चेंज करने के लिए। इन प्रैक्टिस सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। पर अगर हम प्रैक्टिकल में देखें, पर अगर हम इसको इस वाले एक्सपेरिमेंट को अगर आप करके देखोगे प्रैक्टिकल में, तो क्या होगा, ऐसा इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट सा हो जाएगा कि अनबैलेंस फोर्स को जीरो करना। अनबैलेंस फोर्स को आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हमेशा वहां पे बनी रहेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वहां पे क्यों बनी रहेगी, किसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो गति की डायरेक्शन, जो गति जिस दिशा में जा रही है उससे हमेशा उल्टी चलती है। Thus in practice the marble stops after traveling some distance। तो अगर हम प्रैक्टिस करें, अगर हम इसको करके देखें प्रैक्टिकल में, तो क्या होगा, जो मार्बल बॉल है जब वो यहाँ से नीचे गिरेगी तो क्या होगा, वो सीधी सीधी चलेगी और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगी। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स में मिनिमाइज्ड। पर हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शनल जो फोर्स है ना ये वाली, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, एक तो आप जो मार्बल बॉल है ना उसे स्मूथ ले लो, और एक जो प्लेन है उसे स्मूथ कर दो, है ना। कैसे स्मूथ करोगे, कोई भी लुब्रिकेंट चीज लगा के, है ना। तो आप उसको प्लेन को स्मूथ करोगे और एक स्मूथ मार्बल बॉल ले लोगे, जो फ्रिक्शन फोर्स है वहां पे कम हो जाएगी, तो थोड़ी सी जो अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो हो सकती है। पर ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा असलियत में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियो आइडियाज। अब जो न्यूटन है इन्होंने गैलीलियो के जो आइडिया थे कि भाई यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो हो जाएगी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तो वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड में लगातार चलता रहेगा, है ना। अभी गैलीलियो के आइडियाज को समझने के लिए न्यूटन ने हमें यहाँ पे कुछ ईजी एग्जाम्पल्स दिए हैं और फोर्स और मोशन को समझाने की कोशिश करी है। उन्होंने हमें यहाँ पे 3 तरह के लॉ बताए हैं, लॉ ऑफ मोशन के। अब पढ़ते हैं कौन कौन से लॉ थे, क्योंकि गैलीलियो के जो आइडिया थे वो तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। इन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो चाहता है कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई बॉल है, अब वो बॉल जो है वो ग्राउंड पे पड़ी है, तो बॉल चाहती है कि मैं यहीं पे रहूँ,
वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल भी अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदलना नहीं चाहती। अब मान लो कोई कार है, अब जो कार है वो यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर रही है। तो वो चाहती है कि मैं हमेशा ऐसे ही चलती रहूं, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बिल्कुल ही बदलना नहीं चाहती। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, सभी के सभी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं चाहते, वे रेजिस्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मोशन है, वो बिल्कुल भी ना बदले इन अ क्वांटिटिव वे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इस वाली चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। कौन सी टेंडेंसी को, कि जैसे कि आप बैठे हो तो आप चाहते हो कि मैं बैठा ही रहूं, अगर आप चल रहे हो या फिर खेल रहे हो तो आप वही काम करना चाहते हो जो आप कर रहे हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि इनर्शिया, जो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदलना नहीं चाहता। दिस इज वाई, इसलिए ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कह सकते हैं कि ये वाला मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किस तरह का मोशन है कि जो ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो चाहता है कि मैं वो काम करता ही रहूं, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रेजिस्ट नहीं चाहता। सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आप मोटर कार में, एक कार में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी लॉ ऑफ इनर्शिया को हम समझ सकते हैं। वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइव अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार। अब मान लो जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, तो वो लगातार चलती रहेगी, और अचानक से अगर एकदम से ब्रेक लग जाए तो क्या होगा। With the application of brakes, the car slow down, but our body tends to continue in the same state of motion because of inertia. क्या होगा, जो कार है वो तो धीरे हो जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगी, पर जो हमारी बॉडी है वो क्या चाह रही है, टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट, वो चाहती है कि मैं बिल्कुल सेम स्टेट में चलती रहूं। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। A sudden application of brakes may thus injury to us by impact on or collision। तो जो यहाँ पे ये एकदम से जो ब्रेक लगाते हैं ना हम कार की किसी भी चीज़ के, ये हमें इंजरी भी ला सकता है विद द पैनल्स इन फ्रंट। तो क्या होगा, जैसे ही कार एकदम स्लो होगी तो हमारा जो सिर है वो आगे जाके लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या थी उस वक्त इनर्शिया में थी और कार एकदम से रुकी, तो हमारी बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो एकदम से चेंज हुआ। सेफ्टी बेल्ट्स आर वांट टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। तो इस तरह के एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें कार में सेफ्टी बेल्ट्स दी जाती है। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन। तो जो सेफ्टी बेल्ट है वो हमें आगे से जाने में स्लो कर देती है, मतलब जैसी कार बिल्कुल ब्रेक लगेंगे तो हम आगे जाएंगे, तो पर जो सेफ्टी बेल्ट है वो हमारी स्पीड को स्लो कर देगी, हमारे मोशन को स्लोअर बना देगी। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर। अब यहाँ पे इसके अपोजिट एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आप बस में बैठे हो या फिर खड़े हो, द बस बिगेन टू मूव सडनली, और बस एकदम से चलना शुरू कर दे, तो क्या होगा, आप पीछे की तरफ जाके लगोगे। ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ सडन स्टार्ट ऑफ द बस। आपकी जो बॉडी है वहाँ पे उस टाइम पे रेस्ट में थी, मान लो एक बस रुकी हुई है, आप उसमें जाके बैठ गए, तो आप उस टाइम पे रेस्ट में हो, और जैसे ही बस एकदम से चली तो आप एकदम से पीछे जाके लगोगे, क्योंकि आपकी बॉडी किसमें, इनर्शिया में है। अब यहाँ पे एक मोटर कार का एग्जांपल दे रखा है, मैंने मोटर कार में आप जैसे कि कोई मोटर कार है, मेक अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड। उसने क्या करा, मोटर कार ने ऐसे चली और एकदम से टर्न ले लिया, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी इधर को हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज अगेन, ऐसा दोबारा हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आर स्ट्रेट लाइन। हम चाहते थे कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी चाहती थी कि हम बिल्कुल सीधी लाइन में एक मोशन करते रहें, इनर्शिया में रहें। व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन, पर इंजन के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुई और हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। वी स्लिप टू वन साइड, हम दूसरी साइड को स्लिप हो गए। The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities। तो जो हमारी बॉडी है वो क्या चाहती है कि हम रेस्ट में रहें, एक्टेड अपॉन है अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, अब इस वाली एक्टिविटीज से हम इनर्शिया को अच्छे से समझ सकते हैं, सब इनर्शिया की एक्टिविटी है। तो इस जैसे कि एक्टिविटी 9.1 है, इसके अंदर कोई कैरम खेल रहा है। अब कैरम के अंदर क्या है, यहाँ पे एक स्ट्राइकर है और कुछ गिटियां हैं। अब अगर आप जब स्ट्राइकर से इन गिटियों के ऊपर मारोगे, आपने एक लाइन बना ली गिटियों की और स्ट्राइकर आपने चलाया, तो क्या होगा, सबसे जो नीचे वाली गिटी होगी वो आगे को जाएगी, तो ऊपर वाली जो जितनी भी गिटियां होंगी वो सब गिर जाएंगी। कैसे गिर जाएंगी, वर्टिकली गिर जाएंगी। तो इससे भी हमें समझ में आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.2। इसके अंदर मान लो यहाँ पे एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। तो क्या होगा, अगर आप बिल्कुल सही फोर्स के साथ उस गत्ते के ऊपर मारोगे तो जो गत्ता है वो आगे को जाएगा और जो कॉइन है वो नीचे को गिर जाएगा, है ना।
अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 9.3 इनर्शिया एंड मास। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और अभी तक आपको लॉ ऑफ इनर्शिया में कुछ भी कंफ्यूजन होगा ना तो वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion। तो हम यहाँ पे इनर्शिया से हम क्या समझते हैं? इनर्शिया वो चीज़ होती है जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो वहाँ पे चल रहा है तो वो चाहता है कि मैं चलता ही रहूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है तो वो चाहता है कि वो बैठा ही रहे। तो ये चीज़ होती है इनर्शिया। इफ इट इज़ अ रेस्ट, इट टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज़ अ मूविंग इट कीपिंग, अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे। इफ इट इज़ मूविंग, अगर वो चल रहा है तो वो चाहता है कि वो लगातार चलता ही रहे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी की सभी बॉडीज मतलब सभी की सभी जो ऑब्जेक्ट होता है, सभी की सभी जो बॉडी होती हैं उनका क्या बिल्कुल सेम इनर्शिया होता है? इसका आंसर है नहीं। We know that it is easier to push an empty box than a box full of box। अब मान लो कोई बॉक्स है, बिल्कुल खाली डब्बा है कोई, अगर आप उसे हिलाओगे तो बहुत ईजिली हिल जाएगा। पर अगर कोई बॉक्स है और वो बिल्कुल बुक से भरा हुआ है तो इसे हिलाने में हमें थोड़ी सी फोर्स, हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल, जैसे हम एक फुटबॉल को किक मारेंगे तो वो एकदम से तेज़ी से किक लग जाएगी उस पर अगर हम किक मारेंगे किसी ईंट को तो क्या होगा? हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर मान लो कोई फुटबॉल है, आपने एक फोर्स से उसके ऊपर किक मारी तो वो क्या होगी? तेजी से चली जाएगी। पर अगर हमने किसी स्टोन मतलब किसी ईंट पे उसी फोर्स, जिस फोर्स से हमने फुटबॉल पे किक मारी थी, उसी फोर्स के साथ हमने ईंट पे किक मारी तो क्या होगा? वो थोड़ा हार्डली मूव होगी। वी में इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आर फुट वाइल डूइंग सो, और हमें हमारी जो पैर है, जो हमारी फुट है, उसमें हमें इंजरी भी हो सकती है। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2, instead of a 5 rupees coin, if we use 1 rupee coin, we find a lesser force is required to perform the activity। अब जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी थी, इसके अंदर अगर हम जो ग्लास है इसके ऊपर अगर हम 5 का कौन हमने यहाँ पे 5 रुपीज़ का कौन रखा था, पर अगर हम इसके ऊपर 5 रुपीज़ का कौन ना रखते, सिर्फ 1 रुपीज़ या फिर 2 रुपीज़ का कॉइन रखते तो क्या होता? हमें उसके ऊपर फोर्स कम लगानी पड़ती है ना इस वाली एक्टिविटी को करने के लिए। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी। अब देखो, अब जैसे कि एक स्मॉल कार्ट है, मतलब एक बैलगाड़ी है, जब आप उसे धक्का मारोगे या फिर जब उसे चलाओगे तो आपको कम फोर्स लगेगा। पर अगर आप जिस फोर्स से आपने स्मॉल कार्ट को चलाया, अगर आप उसी फोर्स के साथ किसी ट्रेन को धक्का मारोगे तो ट्रेन बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है इन कंपैरिजन टू द कार द ट्रेन एज मच एज लार्जर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका रीजन है कि जो कार्ट है और ट्रेन है इनके अंदर कंपैरिजन है काफ़ी ज़्यादा। जो ट्रेन है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो मोशन है, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब जो ट्रेन का जो भार है, जो मास है ट्रेन का, वो बहुत ज़्यादा है किससे? कार्ट से। हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। तो हमें ट्रेन के मोशन को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अकॉर्डिंग वी से द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया दैन द कार्ट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है उसके पास कार्ट से ज़्यादा इनर्शिया है। क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैवी मतलब भारी, और जो मासिव जिसका नाम मास ज़्यादा होता है, उस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इनर्शिया जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैवियर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट मासिव होते हैं, उनको उनके अंदर उन वाले ऑब्जेक्ट्स को इनर्शिया जो है वो लार्ज होता है। क्वांटिटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट मास। इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? मास से मेजर करते हैं। वी में थस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। हम यहाँ पे इनर्शिया और मास का डिफरेंस कैसे कहेंगे कि ये इनर्शिया ये मास है? इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। इनर्शिया जो है वो एक तरीके की नेचुरल टेंडेंसी है, वो रेजिस्ट करती है, मतलब वो नहीं चाहती कि जो मेरा स्टेट ऑफ मोशन है वो बदले। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर टू द इनर्शिया। और जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या करता है? वो इनर्शिया को मेजर करता है। तो आपको यहाँ पे इनर्शिया काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इनर्शिया क्या करता है? कोई चीज़ चल रही है तो चाहती है मैं चलती रहूँ, कोई चीज़ बैठी है तो चाहती है कि वो बैठी रहे, है ना? तो इनर्शिया वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से मास होता है, जो मास होता है वो इनर्शिया का जो वेट है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे 9.4 सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप लॉ ऑफ मोशन समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।